हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है वेब सीडू केयर में। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स इन एसिमिलेशन एंड डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, यानी सूचना तथा ज्ञान के आत्मसातकरण तथा विस्तार में अध्यापनों का योगदान। तो दोस्तों, अगर पीछे के वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा। बीएड सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड कैरिकुलम का यूनिट 1 का ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो आप अगर पसंद आए आपको तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सूचना के ज्ञान के आत्मसातकरण तथा विस्तार में अध्यापन के योगदान का वर्णन कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, सूचना तथा ज्ञान के आत्मसातकरण तथा विस्तार में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के संज्ञान में अध्यापकों की भूमिका बढ़ जाती है यदि वे ज्ञान निर्माण की उस प्रक्रिया में भाग ले जिनसे बच्चे व्यस्त है। आत्मसातकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? आत्मसातकरण का अर्थ है बालक में उपस्थित एक विचार या वस्तु में किसी नए विचार या वस्तु का समावेश होना। पहले से उनके दिमाग में जो विचार है, जो उनके स्कीमा में जो एक फिगर बना हुआ है, जो कॉन्सेप्ट बना जो वस्तु बना हुआ है, उसमें एक नया वस्तु का फिर क्या होना? समावेश होना। यह उस समय होता है जब बालक एक स्कीम का प्रयोग नई वस्तु पर करता है। मूल रूप से आत्मसातकरण एक नई वस्तु या घटना को वर्तमान स्कीम में शामिल करने की प्रक्रिया है। यानी आत्मसातकरण का मतलब क्या है कि नई वस्तु या नई घटना जो कि हम अभी प्रेजेंट टाइम में अपनी स्कीमा में उसको शामिल कर रहे हैं, इसको आत्मसातकरण करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस घटना या वस्तु का समावेश करना है वो वस्तु उस स्कीम में नियोजित हो सके। हम करने की कोशिश कर रहे हैं वस्तु या घटना को अपने स्कीमा में समावेश, लेकिन जरूरी नहीं है कि हो ही जाएगा। दोस्तों, किसी बालक को नई वस्तु दे दी जाए तो उसमें उसने कभी नहीं देखा हो, किंतु वह जानी पहचानी वस्तु से मिलती जुलती हो। जो पहले कुछ वस्तु उन्होंने अगर देखी है और फिर नई चीजें उनके सामने आती है तो क्या करते हैं? अपने स्कीमा का वो प्रयोग करते हैं और उन्हें विकसित करने की मतलब कोशिश करते हैं, आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। जैसे पकड़ना, काटना, पटकना, इस तरह से वो अपनी कोशिश करते हैं। तो आत्मसातकरण में नवीन सूचना के साथ साथ उसका प्रस्तुत स्कीमा के साथ समावेश होना। व्यवस्थापन तथा संतुलन स्थापित करना। व्यवस्थापन का अर्थ है नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना तथा अपने विचार एवं क्रियाओं को नए विचार तथा वस्तु में विद्यमान करना। मानसिक वृद्धि में आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन में उपस्थित उत्पन्न तनाव का हल निहित होता है। यह तनाव नई परिस्थितियों में पुरानी अनुक्रियाओं के समय उत्पन्न होता है तथा उस समय उत्पन्न होता है जब बालक नई अनुक्रियाओं को नवीन समस्याओं के समाधान में फिट करता है। यानी जो नई अनुक्रिया है, जो नई एक्टिविटी है, उसको अपनी नवीन समस्याओं के साथ नए समस्याओं के साथ क्या करता है कि समाधान में फिट करने की कोशिश करता है। तो उसका बौद्धिक विकास परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार व्यवस्थापन संतुलन कहलाते हैं। दोस्तों, पियाजे बाल विकास में रुचि रखते थे। उन्होंने अपने विकास की अवस्थाओं के शैक्षिक उपयोग को भी विशेष रूप से नहीं बतलाया। दोस्तों, अब बहुत से मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रियों ने उनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को उपयोग के संबंध में बताया कि सभी नर्सरी स्कूल बच्चे शीघ्र तथ्यात्मक प्रशिक्षण पर अधिक बल देते हैं तथा आधारभूत प्रशिक्षण के लिए उचित मानसिक संरचना का निर्माण होना आवश्यक है। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि आधारभूत प्रशिक्षण के लिए, एक बेसिक ट्रेनिंग के लिए उचित मानसिक संरचना का निर्माण होना ज्यादा जरूरी है। आनुवांशिक तथा परिपक्वता संबंधी कारक अकेले मानसिक विकास की अवस्था का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी उन सभी मनोवैज्ञानिक का ये कहना है कि हेरिडिटी हो या मैच्योरिटी हो, ये ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, या हेरिडिटी मतलब उसके पेरेंट्स अगर ऐसे थे, बहुत ज़्यादा तेज तर्रार हैं, तो बच्चे भी तेज तर्रार हो जाएंगे, या वो मैच्योर हो गया तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ों को वो मानसिक विकास उसका डेवलप हो जाएगा। ऐसा नहीं है। उसके लिए उनके कहने का मतलब ये है कि वे न तो विषय जैसे बालक और न ही उद्देश्य जैसे पदार्थ पर ही अस्तित्व रखते हैं, बल्कि निर्माण तथा हस्तांतरीकरण द्वारा बने होते हैं। यानी उनका निर्माण करना होता है। कार्य क्रिया ज्ञान का सार है जो क्रिया से उत्पन्न होता है। यानी ये उनका कहना है कि हमें कुछ एक्टिविटी कराना होगा, हमें क्रिया करना होगा, तभी हो पाएगा। ऐसा छोड़ देने से नहीं होगा हेरिडिटी के भरोसे या मैच्योरिटी के भरोसे। ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है, संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव को किसी वस्तु, घटना या परिस्थिति का बोध होता है अथवा ज्ञान प्राप्त होता है। संज्ञान का मतलब क्या होता है दोस्तों?
मतलब मानसिक प्रोसेस जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, जैसे प्रत्यक्षीकरण की पहचान, जैसे तर्क, निर्णय, अवधारणा, ये 3 मतलब कोटि है जिसमें मानसिक क्रियाएं वर्गीकृत की जाती हैं। जैसे पहला संज्ञान, भाव, बोध और क्रिया विधि। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भूमि पर रेंगते हुए जीव को देख करके सर्प यानी कि बोध होता है, सर्प यानी सांप का बोध होता है, तो ये क्या हो गया, संज्ञान। उसके बाद हमारे अंदर एक संवेदनात्मक अनुभूति होती है यानी भाव हो गया ये। उसके बाद हम भागने की तत्परता का क्रिया करते हैं, नहीं भागने, ये क्या हो गया, क्रिया विधि हो गया। तो दोस्तों इस तरह से ये होता है। मनोवैज्ञानिक काफी लंबे समय तक संज्ञान को बालकों की जन्मजात विशेषता मानते हैं। बहुत लंबे समय से मनोवैज्ञानिक क्या मानते आ रहे हैं कि जो कॉग्निशन है वो बालक का जन्मजात ये विशेषता है, जिसके कारण संज्ञानात्मक अनुभव से संबंधित विशेषताओं की वैज्ञानिक खोज करना संभव नहीं हो सका। इसलिए वो मानते हैं कि वैज्ञानिक खोज करना इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस का संभव नहीं हो पाया। लेकिन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने तो संज्ञान के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया, परंतु संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक जो है वो यानी कॉग्निशन वाले जो मनोवैज्ञानिक है वो बोलते हैं ने व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की मानसिक योग्यता यानी प्रत्यक्षीकरण, तर्क, समस्या समाधान, चिंतन आदि प्रक्रियाओं से संबंधित विस्तृत विश्लेषण के आधार पर उन विभिन्न मानसिक तत्वों का भी पता लगा लिया जो व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके अतिरिक्त संज्ञानवादी मनोविज्ञान ने संज्ञान को विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के क्रियान्वयन की एक विधि के रूप में स्वीकार किया। सूचनाओं के क्रियान्वयन की विधि यानी प्रोग्रेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मेथड का अर्थ ये है कि जब बालक वातावरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है, इसके बाद विभिन्न प्रकार के प्रतीक यानी सिंबल के आधार पर उन तत्वों को समझने की क्या करता है, कोशिश करता है तथा उनके संबंध में अमूर्त चिंतन यानी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। तो उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं से मिलकर उसके अंदर एक ज्ञान भंडार अर्थात एक प्रकार की संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण होता है। यही ज्ञान भंडार अथवा संज्ञानात्मक संरचना बालक या प्राणी के व्यवहार को निर्देशित करने में भूमिका निभाती है। यानी दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि उन लोगों का क्या कहना है, संज्ञानवादी मनोविज्ञान जो है वो किस प्रकार से मतलब कि बताते हैं कि बालक जो होता है वातावरण में जो भी तत्व प्रत्यक्ष उसके होते हैं उस पर फिर उसके सिंबल वगैरह के आधार पर समझने की कोशिश करता है, फिर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, फिर उसके अंदर इस तरह से ये सारी प्रोसेस होने के बाद ज्ञान भंडार उसके अंदर ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान का निर्माण होता है। दोस्तों इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी बालक या व्यक्ति वातावरण में उपस्थित विभिन्न प्रकार के स्टिमुलस यानी उद्दीपकों के द्वारा प्रभावित होकर सीधे तौर पर प्रतिक्रिया को व्यक्त नहीं करता। यानी कोई भी उद्दीपक है तो उसके द्वारा वो देख करके प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि वह उन उद्दीपकों को क्या करते हैं, पहले ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, फिर उसका व्याख्या करते हैं और व्याख्या के बाद उसमें उपस्थित जो भी व्यक्ति की संज्ञानात्मक संरचना कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में अव्यवस्थित हो जाता है उसके बाद उसको एक्सेप्ट करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। अतः इस प्रकार से व्यक्ति के अंदर विकसित हुई संज्ञानात्मक संरचना वातावरण से संबंधित उद्दीपकों और व्यक्ति के व्यवहार के बीच मध्यस्थता मीडिएटर की भूमिका निभाता है। यानी कि एक तो उद्दीपक हो गया, संज्ञानात्मक संरचना वातावरण से संबंधित उद्दीपक हो गया और दूसरा व्यक्ति के व्यवहार, इन दोनों के बीच में मीडिएटर जैसा ये भूमिका निभाता है। संज्ञानात्मक संरचना का अर्थ को स्पष्ट करते हुए स्टॉर्ट ने कहा है कि संज्ञानात्मक क्षमता बाहरी वातावरण में विचारपूर्ण, प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधा के साथ कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संज्ञानात्मक क्षमता की अगर हम बात करें तो बाहरी वातावरण में विचारपूर्वक और प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधा के साथ कार्य करने की क्षमता को हम संज्ञानात्मक क्षमता कहते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करते हुए संज्ञान के अर्थ के संबंध में कहा है कि संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान है, संज्ञान क्या है, प्राणी का वह ज्ञान है जिससे वो वातावरण के संपर्क में आकर प्राप्त करते हैं। यानी कि अपने इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आकर जो ज्ञान प्राप्त करता है उसको उन्होंने क्या बोला, संज्ञान। इसमें अनेक मानसिक क्रियाएं भी होती है जैसे चिंतन, तर्क, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान आदि सब कुछ होता है जो निरंतर रूप से चलती रहती है। पियाजे का यह भी मानना है कि बालक द्वारा जो प्राप्त या अर्जित किया गया जो ज्ञान भंडार है यानी प्राप्त किया गया है, अर्जित किया गया, उसका स्वरूप और बनावट विकास की प्रत्येक अवस्था के दौरान बदलता है। यानी जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनका जो डेवलपमेंट है, जो ज्ञान अर्जित किए हैं उनमें बदलाव भी आता है, उनका विकास की प्रत्येक अवस्था में वो बदलते रहता है। साथ ही साथ परिमार्जित या संशोधित भी होता रहता है।
यानी कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, अगर वो 1-2 साल का बच्चा है तो कोई किसी और अदर तरीके से उसके स्ट्रक्चर और उसके स्वरूप के बारे में जानता है। जब वो बड़ा होता है तो उसके बारे में और डिटेल्स जानता है। जब वो और बड़ा होता है तो उसके बारे में कुछ अलग कॉन्सेप्ट उसके माइंड में डेवलप होता है। इस तरह से धीरे-धीरे होता है। दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। विकासात्मक सिद्धांत पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को ही कहते हैं, ये हमें याद रखनी होगी, क्योंकि पियाजे का यह मानना है कि बालक के अंदर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यानी अवस्था का सिद्धांत अगर पूछा जाए, स्टेज थ्योरी किन्होंने मतलब दिया था, तो पियाजे ने दिया था, क्योंकि बालक के संज्ञान की संरचना और स्वरूप अलग-अलग अवस्थाओं में अलग-अलग होता है, ये उन्हीं का कहना था, इसलिए स्टेज थ्योरी उन्होंने दिया था। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला था कि संज्ञानात्मक विकास की प्रत्येक अवस्था के दौरान बालक द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ज्ञान भंडार को स्कीमा का नाम उन्होंने दिया। जो ज्ञान भंडार है, पहले से जो ज्ञान इकट्ठा किया है, उसके माइंड में जो उसका स्ट्रक्चर, जो फिगर, जो बना है उस ज्ञान का, उसको स्कीमा उन्होंने कहा। दोस्तों, आगे देखते हैं कि पियाजे ने अपने विचारों में संज्ञान के विकास को सबसे अधिक प्रधानता दी है, यानी संज्ञान के विकास को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। यदि हमें कहे कि पियाजे का संपूर्ण कार्य संज्ञान तथा तर्क के विकास से संबंधित है, तो अतिशयोक्ति नहीं है। पियाजे ने तर्क तथा मनोविज्ञान को परस्पर पास लाने का प्रयास किया है, तर्क और मनोविज्ञान। वे अपने अधिकांश कार्यों में तर्क विकास के मनोवैज्ञानिक पक्ष का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर विभिन्न नियमों का निरूपण करते हैं। जीन पियाजे ने मानव विकास के सामान्य तथ्यों की चर्चा के मध्य ही संतुलिनीकरण को स्पष्ट करने के लिए 2 अन्य प्रत्यय दिए, जिन्हें पियाजे ने आत्मीकरण तथा संधानीकरण, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन नाम दिया है। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। बालक ज्ञान प्राप्त करने के लिए न केवल वातावरण का ही ज्ञान प्राप्त करता है, अपितु वातावरण के साथ समायोजन भी स्थापित करता है। अगर वातावरण यानी इन्वायरमेंट के साथ जब वो दोस्तों एसिमिलेट नहीं हो पाएगा, यानी एकोमोडेट नहीं हो पाएगा, तो ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा? जब वो वातावरण के साथ समायोजन एवं संधानीकरण नहीं कर लेता है, तब तक वह वातावरण का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है और न अपने व्यक्तित्व का ही समन्वित विकास कर सकता है। वह वास्तविकताओं, रियलिटीज और वातावरण का समायोजन वर्तमान संरचनात्मक संगठन के साथ अनिवार्य है। यानी उनका ये कहना है कि जो बच्चे हैं, उनका वातावरण से समायोजन जरूरी है। समायोजन ही संतुलिनीकरण है, यानी इक्विलिब्रियम है। यह समायोजन प्रक्रिया या संतुलिनीकरण मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है। यानी उन्होंने ये भी कहा है कि मानसिक विकास के लिए और मानसिक संतुलिनीकरण, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास के लिए यह संतुलिनीकरण क्या है, वो जरूरी है। यानी वातावरण के साथ बालक ज्यों-ज्यों वातावरण के साथ एकीकरण करते चलते जाते हैं, उनका संज्ञानात्मक विकास आगे बढ़ता है। जैसे-जैसे वो वातावरण के साथ एकीकरण होते हैं, एकोमोडेट होते हैं, वैसे धीरे-धीरे उनका संज्ञानात्मक विकास और आगे डेवलप होते जाते हैं। बच्चे के संज्ञान में अध्यापकों की भूमिका भी बढ़ जाती है, यदि वे ज्ञान निर्माण की उस प्रक्रिया में ज़्यादा सक्रिय रूप से शामिल हो जाए जिसमें बच्चे व्यस्त हैं। यानी जो बच्चे कर रहे हैं, जो बच्चे मतलब ज्ञान प्राप्त वातावरण के साथ संपर्क में आकर कर रहे हैं, उसमें अगर टीचर का भी भूमिका आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त एक बालक या बालिका अपने ज्ञान का सृजन खुद करता है। जब लर्निंग में वो बिजी होते हैं, वो स्टूडेंट या बालक हो या बालिका, तब वो उस समय ज्ञान का खुद सृजन करते हैं। बच्चों को ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति देना जिसमें वो स्कूल में सिखाई जाने वाली चीज़ों का संबंध बाहरी दुनिया से स्थापित कर सके। यानी हम स्कूल में जो भी बच्चे को बताते हैं, तो वो अपने बाहरी वातावरण से भी उसको क्या कर सके, रिलेट कर सके। इससे अगर उनसे उनके मन में कोई सवाल अगर चल रहा है, तो उन्हें जवाब हमें देना चाहिए या उनको उत्साहित भी करना चाहिए वैसे क्वेश्चन पूछने के लिए, ताकि जो स्कूल में चल रही है पढ़ाई, उसको वो वातावरण से रिलेट कर सके। उन्हें एक ही तरीके से उत्तर रटने और देने की बजाय अपने शब्दों में देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस इसका आंसर यही है, बस इसी तरीके से होगा और एक लाइन इधर-उधर नहीं ऐसे याद करने हैं, ये नहीं है चीज़ें, ये गलत है। इसलिए बच्चे को अपनी लैंग्वेज में, अपने शब्दों में वो आंसर देने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। इसलिए एग्ज़ाम में भी दिया रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। तो दोस्तों, ये सभी बच्चों की समझ विकसित करने में छोटे किंतु बेहद महत्वपूर्ण है। एक छोटे-छोटे कदम ही होते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट होते हैं। चतुर अनुमान को एकार्कगर शिक्षा शास्त्रीय साधन के रूप में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
अपने रोजमर्रा के जीवन या मीडिया एक्सपोजर से प्रायः बच्चों को एक बोध तो होता है, लेकिन वे उसे उस प्रकार मुखरित नहीं कर पाते जो शिक्षक को पसंद हो। जो हम जानते हैं, लगभग जानते हैं कि बीच में क्षेत्र में नए ज्ञान का सृजन होता है। यानी एक बात हुआ कि हम जानते हैं और एक होता है लगभग जानते हैं, दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंसेस है। प्रायः ऐसा ज्ञान कौशल का रूप ले लेता है जो स्कूल के बाहर या घर अथवा समुदाय में परिष्कृत होते हैं। ऐसे सभी प्रकार के ज्ञान एवं शिल्पों का आदर होना चाहिए। जो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो स्कूल में ज्ञान सीख रहे हैं बच्चे तो हैं, अपने समुदाय और घरों में जो सीख रहे हैं ज्ञान, उन ज्ञानों का भी हमें कद्र करना चाहिए। एक संवेदनशील और समझदार अध्यापक यह जानता है कि बच्चों को भली-भांति चुने हुए कार्यों एवं प्रश्नों में व्यस्त कर पाता है ताकि वे अपने विकास की क्षमता का अनुभव कर सके। पूछताछ, अन्वेषण, प्रश्न पूछना, वाद-विवाद, व्यवहारिक प्रयोग, ऐसा चिंतन जिससे सिद्धांत बन सके और विचार स्थितियों की रचना हो सके। ये सभी बच्चों की सक्रिय व्यस्तता को सुनिश्चित करते हैं और स्कूलों द्वारा ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि बच्चे प्रश्न पूछकर और चर्चा एवं चिंतन कर अवधारणाओं को आत्मसात करें। शैक्षिक कार्य की गुणवत्ता उससे सीख पाने की योग्यता और विद्यार्थी के लिए उसकी महत्ता को प्रभावित करती है। वे अभ्यास जो बहुत सरल होते हैं या बहुत कठिन होते हैं, बार-बार एक ही बात यांत्रिक रूप से दोहराते, जो पाठ्य पुस्तक को याद करने पर आधारित होते हैं, जो बच्चों को आत्माव्यक्ति पर प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देते, शिक्षक की जाँच का कार्य पर भी निर्भर करते हैं। वे बच्चे को आज्ञा पालन करने वाली निष्क्रिय कठपुतली बनाना, शिक्षार्थी अपने विचारों एवं विवेकों को महत्व नहीं देना सीखते हैं। वे ये सीखते हैं कि ज्ञान दूसरों के द्वारा बनाया जाता है। अगर ऐसा बिहेव हम करते हैं बच्चे के साथ कि केवल पाठ्य पुस्तक में जो लिखा है वो याद करना है, प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे, कठिन जो चीज़ है उसको बार-बार बोले कि बस पढ़ो, इसी से हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों को ये लगेगा कि ज्ञान हमारे लिए नहीं है, ज्ञान दूसरों के द्वारा ही मिलता है। अपने आप ग्रहण अपने आप हम ज्ञान सृजित नहीं कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, इसलिए अध्यापक पर यह ज़िम्मेदारी आ जाती है कि बच्चों स्वाभाविक रूप से शिक्षा के प्रति उत्साहित नहीं लगते। तो जब ये सारी चीज़ें होता है, तो बच्चों को भी लगता है कि हम ज्ञान को सृजन नहीं कर सकते हैं, दूसरे के द्वारा मिलता है, तो पूरी तरह से वो अध्यापक पर, टीचर पर डिपेंड हो जाते हैं और पूरी ज़िम्मेदारियाँ टीचर पे ही आ जाती हैं। शिक्षार्थी नियंत्रित होना स्वीकार कर लेते हैं और यह चाहने लगते हैं कि उन्हें नियंत्रण में रहना है। यानी कि दूसरे के कंट्रोल में, टीचर के कंट्रोल में वो रहना सीख लेते हैं और ये चाहते भी हैं कि हम टीचर के कंट्रोल में रहेंगे, अपने आप को कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये अंततः संज्ञानात्मक आत्मचिंतन और उस लचीलेपन के विकास के लिए हानिकारक है। यानी ये सही नहीं है। अधिगम से विद्यार्थी को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है। इस शैक्षिक वातावरण में बढ़ते हुए कई विद्यार्थी 7वीं कक्षा तक पहुँचते-पहुँचते आत्मविश्वास स्वयं को अभिव्यक्त करने और स्कूल अनुभव का अर्थ निकालने की क्षमता को खो बैठ देते हैं। वे बार-बार परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उस यांत्रिक रटत विद्या का सहारा लेते हैं, जबकि स्वतंत्र विचार प्रक्रिया और हल करने में विभिन्न विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करने वाले चुनौतियों को कार्य शिक्षार्थियों में स्वतंत्रता, रचनात्मकता और आत्मनुशासन को प्रोत्साहित करते हैं। क्विज़ संस्कृति को बढ़ावा देने के बदले जहाँ तत्काल सही जवाब जानना ज़रूरी होता है। यानी जो क्विज़ वगैरह भी होता है तो वहाँ पर एक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, लेकिन वहाँ पर लोग सोचते हैं कि जो क्वेश्चन है उसका बस तत्काल हम क्या जान जाएँ, जवाब जान जाएँ, इसके अलावा और कुछ नहीं सोचते। अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को गहन एवं सार्थक अधिगम पर समय व्यतीत करने देना चाहिए। यानी टीचर को भी चाहिए कि जो शिक्षार्थी है वो अपना गहन अध्ययन करे और लर्निंग करे, अर्थ निकाले और ना कि केवल क्वेश्चन और आंसर सुने और आगे बढ़े। तो उस पे भी उनको टाइम देना चाहिए। कक्षा में शिक्षक एवं शिक्षार्थी की अंतःक्रिया विवेचनात्मक होती है, क्योंकि उसमें यह परिभाषित करने की ताकत होती है कि किसका ज्ञान स्कूल संबंधी ज्ञान का हिस्सा बनेगा और किसकी आवाज़ उसे आकार देगी। शिक्षार्थी केवल ऐसे छोटे बच्चे नहीं होते जिनके लिए वयस्कों को कुछ हल ढूँढने होते हैं। वे अपनी परिस्थितियों एवं ज़रूरतों को सूक्ष्म पर्यवेक्षक होते हैं तथा उन्हें अपनी शिक्षा एवं भावी अवसरों से संबंधित समस्याओं हल की प्रक्रिया तथा विमर्श में भाग लेना चाहिए। यानी कहने का मतलब जो बच्चे होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो बस बड़ों के द्वारा हल ढूँढ के उनका दे दिया जाए, बस उसी को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं, वो अपनी ज़रूरतों, अपनी परिस्थितियों को भी वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और जो भी अपॉर्च्युनिटी है उसको समझ सकते हैं, अपनी समस्याओं को भी हल करने के लिए वो चिंतन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी उनको देनी चाहिए आज़ादी। अतः बच्चों में चेतना होनी चाहिए कि उनका अनुभव, उनकी अनुभूतियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। उनका अभी अनुभव, उनका भी एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें अपनी मानसिक योग्यता को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वो स्वतंत्र रूप से तर्क एवं विचार कर सके और असहमत होने का साहस रखे।
बच्चे जो स्कूल से बाहर सीखते हैं, उनकी क्षमताएँ सीखने का सामर्थ्य और ज्ञान जिसे वह स्कूल लेकर आते हैं, वो भी अधिगम की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका है। कहने का मतलब जो बच्चे स्कूल आते हैं, उससे पहले जो भी अपने वातावरण से, अपने घरों से सीखे होते हैं, तो कहीं न कहीं स्कूल के ज्ञान में, स्कूल का ज्ञान अर्जित करने में, स्कूल में भी सीखने में, वो बाहरी जो ज्ञान पहले से जो लेकर स्कूल में आते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है स्कूल में सीखने में। यह उन बच्चों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि उनकी दुनिया और उनकी वास्तविकताएँ स्कूली ज्ञान में बहुत कम दिखलाई देती हैं। सहभागितापूर्ण सीखने और अध्यापन को भावनाओं एवं अनुभव को कक्षा में एक निश्चित और महत्वपूर्ण जगह मिलनी चाहिए। हालाँकि सहभागिता एक सशक्त कार्यनीति है, अगर इसे महज़ एक कर्मकांड बना दिया जाए या वो शिक्षकों के द्वारा अपने लक्ष्य प्राप्त करने का माध्यम बन जाए, तो इसका शिक्षा शास्त्रीय महत्व समाप्त हो जाएगा। अध्यापक एवं शिक्षार्थी दोनों के अनुभव से ही सच्ची सहभागिता शुरू होती है। बिल्कुल, दोनों को सच्ची लगन से और सच्ची मतलब ईमानदारी से मेहनत करनी होती है, तभी वो मतलब एजुकेशन जो है या जो शिक्षा है, शिक्षा प्राप्त करने का जो महत्व है, वो सही हो पाएगा या आगे बढ़ पाएगा। अब पियाजे के सिद्धांत की नर्सरी और प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के लिए निम्नलिखित उपयोगिता बताई गई है। वे अवकाश के समय की अवधि में कहानियाँ, कविताएँ और स्वतंत्र क्रियाएँ प्रदान कर सकते हैं। अध्यापक शब्दावली के विकास और सभी प्रकार के प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण को स्वीकृत कर सकते हैं। विद्यालय को अधिक खिलौने के साथ खेल का मैदान बनाना चाहिए, जिससे बच्चे अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करना सीख सकें और वस्तुनिष्ठ संबंधों के बारे में कार्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर सकें। विद्यालय को कल्पनाशील खेल के उपयोग के लिए या निर्माण के लिए अधिक संख्या में खिलौने उपकरण प्रदान करने चाहिए। अधिक उन्नति करने वाले बच्चों को छाँटने, वर्गीकृत करने, गिनने के पदार्थ प्रदान करवाने चाहिए। पानी, बालू, ईंट, ड्राइंग मटेरियल और पेंट्स जो कि निर्माण और प्रस्तुतिकरण की विभिन्नता के लिए साधन प्रदान करते हैं, उसका भी उपयोग करना चाहिए। घरेलू खिलौने जो कि कल्पना और नाटक के पात्र का अभिनय के खेल को उत्साहित करते हैं, वो भी प्रदान करने चाहिए। बीएड के अनुसार तथ्य निर्माण और योग्यताओं की प्राप्ति उस समय सरल हो जाती है, जबकि अधिक परिपक्व बच्चों को अधिक संरचनात्मक खेल और क्रियाएँ प्रदान की जाती है। अधिक उन्नतिशील बच्चों को तथ्य और उपयोगिताओं के उपयोग में अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब बच्चा किसी क्रिया से जल्दी परिचित हो जाता है, तो उसके जल्दी व्याकुल होने की संभावना, परेशानी बढ़ जाती है। माता-पिता को भी शीघ्र पढ़ने के लिए उत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि अधिक से अधिक क्रियाएँ प्रदान करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अपने स्कूल को एक मतलब कि लर्निंग ऐड कहा जाता है ना, कि स्कूल को लर्निंग ऐड बना देना चाहिए। जो भी बच्चे की क्रियाएँ हैं, पदार्थ हैं, जो खेल के हैं चीज़ें, उनको स्कूल में रखनी चाहिए और क्रियाएँ से बच्चों को पहले जोड़ना चाहिए, ना कि पहले ही पढ़ने के लिए शीघ्र उसको उत्साहित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और ये हमारा यूनिट फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेकंड यूनिट के लिए हम आगे वीडियो में फिर मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।